अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे सब लोग। अच्छा जी, आज हमने पढ़ना है मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है, किस किस्म की मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। बेसिकली अगर हम स्टार्ट करेंगे, सेक्शन 2.3 है मेमोरी और डाटा स्टोरेज के नाम से। अगर हम इसको इंग्लिश मीडियम में देखें तो ये ऑलमोस्ट सेम है। ज़्यादातर उर्दू मीडियम में जो नाम लिखे हुए हैं ये इंग्लिश में ही लिखे हुए हैं, सो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ज़्यादा मसला नहीं होगा इसको समझते हुए। मेमोरी क्यों ज़रूरी है कंप्यूटर में? देखें, हमने कुछ भी कंप्यूटर को बताना है तो हम वो डाटा की शक्ल में बताएंगे। बेशक हम बात करके बताएं, लिख के बताएं, माउस से क्लिक करके बताएं, कीबोर्ड के ज़रिए बताएं, तो कोई डाटा ही कंप्यूटर की तरफ मूव होगा, सीपीयू की तरफ। और डाटा अगर मूव हो रहा है तो उसको स्टोर भी करना पड़ेगा हमें। और जो फाइल्स होती हैं वो तो परमानेंटली स्टोर होती हैं, वो तो एक मुस्तकिल डाटा होता है। तो डाटा को स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी चाहिए। मेमोरी का मतलब याददाश्त, जिस तरह से इंसानों की मेमोरी भी होती है हमारी। अब दो किस्म की मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में होती है। एक तो है वोलेटाइल मेमोरी, जो परमानेंटली डाटा को स्टोर नहीं करती। हाँ, अलबत्ता उस पर डाटा उस वक्त तक स्टोर रहता है जब तक हम उसको रखना चाहें। और एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जहाँ पे डाटा परमानेंटली स्टोर रहता है, जब तक हम खुद उसको डिलीट नहीं कर देते वो डिलीट नहीं होता। ठीक है, वो हमेशा वहाँ पे रहेगा, जिस तरह हार्ड डिस्क होती है। वोलेटाइल मेमोरी रैम को कहा जाता है नॉर्मली, रैम या कैशे या रजिस्टर्स, लेकिन इन अ ब्रॉडर सेंस नॉर्मली रैम को वोलेटाइल मेमोरी में लिया जाता है। ओके, वोलेटाइल मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं। अब अगर मैं इसकी मिसाल दूँ ना वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल की, ठीक है, तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि जिस तरह भी मैंने इस फाइल को खोला हुआ है, अब ये फाइल परमानेंटली मेरे कंप्यूटर सिस्टम में कहीं मौजूद है। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस उर्दू मीडियम की बुक है ये, सॉफ्ट फॉर्म में। अब ये हार्ड डिस्क पे तो परमानेंटली पड़ी हुई है, मैंने इसको स्टोर किया हुआ एक जगह पे, इसका नाम रखा हुआ है। तो हार्ड डिस्क पे तो ये मुस्तकिल स्टोर रहेगी अनटिल कि मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँ खुद। कंप्यूटर बंद हो, बिजली आए या जाए, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि ये फाइल डिलीट होगी। ठीक है, ये हमेशा हार्ड डिस्क के ऊपर रहेगी। लेकिन जब मैंने इस फाइल पे डबल क्लिक किया, जब ये हार्ड डिस्क में थी, मैंने डबल क्लिक किया तो ये हार्ड डिस्क से उठ के ये फाइल आ गई जनाब एक और मेमोरी में, जिसको रैम कहा जाता है, अब रैम पे सिर्फ वही फाइलें आती हैं जो फाइलें इस वक्त हमने ओपन की हुई हैं। यानी जिस फाइल को मैंने इस वक्त ओपन करके रखा हुआ है, सिर्फ वो रैम के ऊपर आती है। बाकी तमाम फाइलें हमारे हार्ड डिस्क के ऊपर रहती हैं। ये फाइल भी हार्ड डिस्क पे मौजूद रहेगी साथ साथ। ऐसा नहीं है कि मैंने जब इस पर डबल क्लिक किया तो हार्ड डिस्क के ऊपर से डिलीट हो गई, नहीं, बल्कि इस फाइल को जैसे ही मैंने इसको डबल क्लिक किया, इसको ओपन किया, तो ये उठ के हार्ड डिस्क से एक कॉपी इसकी बनी और वो रैम के ऊपर आ गई। ठीक है, और रैम पे वो तब तक रहेगी जब तक मैं इस फाइल को बंद नहीं कर देता। जैसे ही मैं इस फाइल को बंद करता हूँ तो रैम के ऊपर जो कॉपी थी वो रैम से डिलीट हो जाएगी, रैम से खत्म हो जाएगी, लेकिन हार्ड डिस्क पे स्टिल इसकी कॉपी जो ओरिजिनल है वो पड़ी हुई है। इसलिए रैम पे चीज़ें सिर्फ उस वक्त तक आती हैं जितनी देर हम उनको ओपन रखते हैं। अगर लाइट चली हुई है तो रैम पे जो डाटा है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन हार्ड डिस्क पे जो डाटा होता है वो खत्म नहीं होता। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि भाई रैम पे क्यों ज़रूरत है लाने की चीज़ों को? हार्ड डिस्क पे मौजूद तो है ऑलरेडी, तो हार्ड डिस्क से ही क्यों सीपीयू उनको उठा लेता है डायरेक्टली? मसला ये है कि हार्ड डिस्क की जो स्पीड है वो बहुत कम होती है, और सीपीयू की स्पीड हम ज़्यादा रखना चाहते हैं, खुद भी होती है ज़्यादा, लेकिन और हमारी ख्वाहिश भी होती है कि ज़्यादा रहे, क्योंकि उसने बड़ी स्पीड से डाटा को प्रोसेस करना है, तभी तो कंप्यूटर इतनी तेज़ी से काम करता है।
वरना अगर सीपीयू की स्पीड कम हो जाएगी तो हम तो बैठे रहेंगे फिर एक फाइल पे क्लिक करने के बाद, और वो कोई 10-15 मिनट के बाद ओपन हो और फिर हम देखते रहें अच्छा भाई अब हैंग होता है हमारा सिस्टम। इसलिए मैं ज़रा अगर इसको ड्रॉ करके आपको बताऊँ ना, तो ऐसे होता है कि दिस इज़ आवर सीपीयू, लेट्स से यहाँ सीपीयू है, इसको डिटेल में समझ लें, आपको काम आएगी मैट्रिक के बाद भी। यानी पूरे कोर्स को मैंने शुरू में बताया कि इस तरह से समझें कि दिस विल हेल्प यू इन योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सिर्फ इसलिए ना समझें कि मैंने पेपर पास करना है, पेपर तो पास हो ही जाएगा, जब आपको सारा कुछ आता होगा तो पेपर में तो कोई मसला ही नहीं होगा आपको, ठीक है। दिस इज़ रैम एंड देयर इज़ द हार्ड डिस्क। रैम छोटी होती है, उसमें कम डाटा स्टोर होता है, और हार्ड डिस्क में ज़्यादा डाटा स्टोर हम कर सकते हैं। आई डोंट हैव द राइटिंग पैड एट दिस मोमेंट, तो मैं पेंट में लिख रहा हूँ। सून वी विल बी हैविंग द राइटिंग पैड इंशाल्लाह, और हम फिर बेहतर ड्राइंग कर सकेंगे। अब डाटा परमानेंटली तो स्टोर होता है हार्ड डिस्क के ऊपर, ठीक है, और हार्ड डिस्क से डाटा आता है रैम में, और रैम से जाता है सीपीयू पे, ठीक है। रैम से जाता है सीपीयू के ऊपर और हार्ड डिस्क से रैम में जाता है। अब डायरेक्टली हार्ड डिस्क सीपीयू से कनेक्टेड नहीं होती, होता ऐसा है कि हमें लेट्स से यहाँ पे एक फाइल पड़ी है हार्ड डिस्क के ऊपर, यहाँ कोई एक फाइल स्टोर थी, हमने उस पर डबल क्लिक किया माउस से तो वो जाएगी रैम में। अब रैम में पूरी फाइल होगी, आमतौर पर अगर बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल है तो हम उसको पार्ट्स में लेके जा सकते हैं, वर्चुअल मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, आपके लेवल पे उसको समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ओके। लेकिन अब ये समझ लें कि वो फाइल रैम पे चलेगी। अब रैम से उसका कुछ हिस्सा उठाएंगे और सीपीयू में ले जाएंगे हम। अब सवाल ये है कि सीपीयू के पास भी तो कुछ होना चाहिए ना जहाँ पे वो स्टोर करेगा कुछ हिस्से को जो जिसको उसने चलाना है, तो उसके लिए सीपीयू के पास अपनी एक छोटी सी मेमोरी होती है जिसको कहा जाता है कैशे, कैश मेमोरी। मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, कैश मेमोरी। इसका जिक्र आपकी किताब में भी होगा कुछ हद तक, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं है। कैशे मेमोरी या कैश मेमोरी भी इसको कहा जाता है। रैम से कुछ हिस्से को उठाया जाता है, कैश पे रखते हैं, और कैश से फिर सीपीयू उन लाइनों को एक एक करके चलाता है जिसके लिए इसको यूज़ करने पड़ते हैं रजिस्टर। तो सीपीयू के अपने रजिस्टर्स भी होते हैं, ठीक है, जिन पे एक ही लाइन को एक वक्त में ही रखता है, और उस लाइन को चलाने के बाद क्या करता है जनाब, अगली लाइन उठा लेता है और उनको फिर रजिस्टर प्रोसेस करते हैं। फिर सीपीयू के दो हिस्से होते हैं, अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट। जिस किस्म का काम होता है उस तरह के हिस्से को वो काम दे दिया जाता है, और वो हिस्सा फिर उस काम को करने के बाद वापस उसका रिजल्ट दे देता है। खैर, तो होता इस तरह से है कि हार्ड डिस्क पे डाटा मौजूद है, वहाँ से वो रैम पे आएगा, रैम से कुछ हिस्सा जाके कैशे में जाएगा, कैशे से एक लाइन को सीपीयू उठाएगा, रजिस्टर्स की मदद से उसको एग्जीक्यूट करेगा, जो भी उसमें काम होना है, एडिशन होनी है तो एडिशन करेगा रजिस्टर्स के थ्रू, मल्टीप्लिकेशन होनी है या जो भी काम करना है सीपीयू ने वो करेगा, और उसका रिजल्ट देगा फिर, ठीक है। जहाँ भी रिजल्ट दिखाना होगा, जो भी इंस्ट्रक्शन होंगी उस प्रोग्राम में कि अच्छा इसका रिजल्ट आपने स्क्रीन पर दिखाना है तो सीपीयू वो रिजल्ट स्क्रीन पर दिखा देगा, किसी फाइल में रखना है तो फाइल में रखवा देगा, तो इस तरह से काम होता है। अब जैसे ही वो फाइल हमने बंद की या प्रोग्राम हमने बंद किया तो रैम से वो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। जब रैम से प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। सीपीयू ने अगर हमने देखा जी अब इसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गई है तो ऑटोमेटिकली भी रैम से उठ जाएगा वो, जिस हमने कॉपी पे लगाया था एक फाइल को, तो कॉपी जैसे ही हो जाएगी ऑटोमेटिकली वो रैम से उठा के उसको ख़त्म कर देगा और हार्ड डिस्क पे जो नई कॉपी वो बन जाएगी। अच्छा, लेकिन वो जो फाइल हम हार्ड डिस्क पे ओरिजिनल पड़ी हुई थी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर वर्ड की फ़ाइल है, जिस तरह ये एक वर्ड की फ़ाइल है, मैं इसमें कुछ लिखता हूँ, वेलकम टू स्कूल, ठीक है, ये लिखा मैंने, और इसके बाद लिखा है हेलो। अब मैंने कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस जैसे ही प्रेस किया तो ये फाइल तो ओपन हुई थी, ये फाइल ओपन हुई थी, रैम पे गई हुई थी ओपन होने के बाद। तो रैम से जैसे मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया ना, तो जो कुछ भी मैंने इसमें एडिट किया था वो सारा का सारा हार्ड डिस्क पे सेव हो जाएगा जाके, ठीक है, उस ओरिजिनल कॉपी में। अब मैं रैम वाली फाइल को बंद कर भी दूँ, यानी इस फाइल को जो मैंने ओपन की हुई थी इसको बंद कर भी दूँ, तो ये जो वेलकम टू स्कूल और हेलो लिखा हुआ है ये ऑटोमेटिकली हार्ड डिस्क पे सेव हो चुका है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको फाइल को ओपन करूँगा, लेट से मैं इसको बंद करता हूँ, और अगर मैं दोबारा से वर्ड को ओपन करूँ
let me open that file again. Maybe it is here. Yes, this is the practice file. Okay, ये इसमें लिखा हुआ है स्टिल वेलकम टू स्कूल हेलो। तो हुआ है कि वो जो मैंने कंट्रोल एस जब प्रेस किया ना, तो जो मैंने चेंज की थी फाइल में वो सेव होगी हार्ड डिस्क पे। अगर मैं उसको सेव ना करता, वैसे ही बंद कर देता, तो वो रैम पे ही क्योंकि चेंज हुई थी, हार्ड डिस्क पे नहीं आई थी, तो नेक्स्ट टाइम वो जो फाइल में मैंने कुछ लिखा था वो नहीं आएगा। इसको करके देखते हैं। इसके नीचे मैं लिखता हूँ ओके, सॉरी फॉर दिस इज hanging a bit. This is purely due to my system. Okay, let me open this file again. ओके, मैं दोबारा से ओपन करता हूँ इस फाइल को, और इसमें हम कुछ अब नया लिखते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ it is hanging again, so what to do? Let me open it again. It is playing with us, so let's play with it. Okay. Class, no it is not responding. Okay, ओके, लेट्स से मैं इस फाइल को देख लेते हैं। इस फाइल को अगर मैं सेव करता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। ये मैंने सेव किया है इसको, ये जो ड्राइंग मैंने की है इसको मैंने सेव कर लिया डेस्कटॉप के ऊपर। अब जब मैं इसको सेव किया तो हार्ड डिस्क पे सेव होगी जाके। अब मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ। अगर मैं इसको दोबारा से ओपन करूँ, दिस इज पिक्चर नंबर 1, सो इट इज ओपन। अब मैं इसमें कुछ थोड़ी सी चेंज करता हूँ। मैं लिखता हूँ हेलो, ठीक है। अब मैंने हेलो लिखा है, मेरा लैपटॉप बंद हो जाए और या मैं इस फाइल को बंद कर दूँ खुद और इसको सेव ना करूँ। अब जो ये वाली चीज़ थी हेलो, ये रैम पे तो लिखी थी मैंने, क्योंकि फाइल ओपन थी तो जो कुछ भी चेंज हो रही थी वो रैम पे आ रही थी, लेकिन वो हार्ड डिस्क पे सेव नहीं हुई। तो देखिए मैंने फाइल को बंद किया, सेव किया, बाद दोबारा ओपन किया, तो जो मैंने यहाँ हेलो लिखा था वो हार्ड डिस्क पे सेव नहीं हुआ। तो मैं असल में ये सिर्फ समझाना चाह रहा था सारी बात से कि जो हम जिस चेंज को सेव नहीं करते हार्ड डिस्क पे, वो रैम पे रहती है, और रैम पे वो चीज़ होती है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होती, ठीक है, वो आर्जी तौर पे सेव होती है। और जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है या वो फाइल हम बंद कर देते हैं बगैर सेव किए, तो रैम पे वो डाटा होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये समझाने का सिर्फ ये मकसद है, इसीलिए इसको वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है कि ये वोलाटाइल है, इस पर परमानेंटली डाटा स्टोर नहीं होगा, आर्जी तौर पे होगा। अच्छा जी, अगला सेक्शन 2.3.2 है कंप्यूटर में डाटा की नुमाइंदगी, यानी डाटा को कंप्यूटर में स्टोर कैसे करते हैं। अब हम ये मानते हैं कि कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज का पता है, कंप्यूटर ओनली नोज द बाइनरी लैंग्वेज, डिजिटल होते हैं कंप्यूटर, तो 0-1 के अलावा कंप्यूटर को किसी और चीज़ का पता नहीं होता। तो हम तो कीबोर्ड से ABC भी लिखते हैं, ठीक है, नंबर भी लिखते हैं, और हम कीबोर्ड पे उर्दू भी लिख सकते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, इसका स्पेस का बटन होता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, कोटेशंस होते हैं, नंबर साइन होता है, डॉलर साइन, परसेंटेज, ये सारे नंबर होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारे सिंबल्स हम एंटर कर सकते हैं कीबोर्ड से। तो अब सवाल ये है कि भाई ये सब कुछ कैसे मैनेज करता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम, हम तो इंग्लिश में लिख रहे हैं,
तो कंप्यूटर में वो डाटा कंप्यूटर तो सिर्फ 0 1 को समझता है, तो उसको आपस में अलाइन करने के लिए एक स्टैंडर्ड है जिसको कहा जाता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये है क्या? ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसको आस्की कह सकते हैं इन शॉर्ट। आस्की कोड ये एक डिफेक्टो स्टैंडर्ड है। पहले डिफेक्टो का लफ्ज जो है ना, इसको समझ लें जरा, डिफेक्टो का मतलब क्या है। 2 किस्म के स्टैंडर्ड्स होते हैं दुनिया में। एक वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो बाय लॉ कहीं पे इन्फोर्स कर दिए जाते हैं, बाय लॉ, कानून के मुताबिक। जिस तरह कानून है कि जब भी ग्रीन लाइट होगी पूरी दुनिया में कानून है कि ट्रैफिक चलेगी और रेड लाइट पे रुकेगी, ये लॉ है, ठीक है। ये इस तरह के स्टैंडर्ड्स को कहा जाता है डीजर स्टैंडर्ड्स, डीजर, ठीक है, डीजर स्टैंडर्ड्स। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कानून में लिखी हुई नहीं है, लेकिन लोगों ने उनको ट्रेडिशनली बना लिया, ट्रेडिशन बना लिया, अपनी रिवायत बना लिया कि ऐसे ही करेंगे हम, ठीक है। आमतौर पे लोग वैसे ही करते हैं, ठीक है। उनको कहा जाता है डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स। तो डिफेक्टो स्टैंडर्ड आस्की जो है ना, ये कोई बाय लॉ नहीं है दुनिया में कि भाई आस्की ही यूज करना है आपने। और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं यानी डाटा को कन्वर्ट करने के, स्टोर करने के, ठीक है। बीसीडी है, ईबीसीडी है, आईबी के नाम से एक स्टैंडर्ड है, और भी है इसके अलावा। तो उनमें से कोई भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो आस्की है ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये डिफेक्टो स्टैंडर्ड बन चुका है। यानी लोग, ये सारी कंपनीज इसी को इस्तेमाल करती हैं, रिवाज बन चुका है ये। तो डिफेक्टो का ये मतलब है, ट्रेडिशनली इसी को इस्तेमाल किया जाता है। अब होता ऐसा है कि ये कोड लिखे में हर एक कैरेक्टर के लिए, यानी जब भी हम स्पेस का बटन दबाएंगे ना, तो उसके अगेंस्ट कंप्यूटर में 32 स्टोर होगा, और 32 तो डेसिमल है, तो इसकी बाइनरी आ रही है। बाइनरी कैसे करते हैं वो आप जानते हैं, पिछली वीडियोस में देख लेंगे 32 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 2 से डिवाइड करते जाएं जब तक बाकी बचने वाली चीज़ रिमाइंडर 2 से छोटा रह जाए, यानी 1 ना आ जाए, तो इसका बाइनरी निकल आएगा 1, और उसके साथ 5 0 आएंगे तो 32 का बाइनरी निकल आएगा। तो जब भी हम स्पेस का बटन प्रेस करेंगे ना, तो 32 का बाइनरी स्टोर होगा वहाँ के कंप्यूटर में। इसी तरह से जब हम 8 प्रेस करेंगे ना, तो 65 स्टोर होगा, 65 का असल में बाइनरी, तो 65 का बाइनरी निकाल लें, वो स्टोर होगा वहाँ के कंप्यूटर में, ठीक है। तो कंप्यूटर में तो बाइनरी नंबर स्टोर होंगे, हाँ, इस टेबल के मुताबिक, इस टेबल के मुताबिक, और कुछ नहीं। जब भी ए प्रेस करेंगे तो 65 की बाइनरी ही स्टोर होगी, जब भी ई प्रेस करेंगे तो 69 ही स्टोर होगा, जब भी हम एम प्रेस करेंगे तो 77 ही स्टोर होगा, ठीक है। तो असल में 12 नंबर स्टोर होते हैं। हमने एक टेबल बना लिया अपनी आसानी के लिए, और इस टेबल को कंप्यूटर में इनकोड कर दिया कि भाई जब भी मैं ये प्रेस करूँ तो ये कर देना। स्मॉल ए जब भी प्रेस करेंगे 97, उसकी बाइनरी में स्टोर होगी। अब इसकी एक एक्सरसाइज भी है, इसको जरा देख लें कि पाकिस्तान में लिख रहे हैं, तो पाकिस्तान की जगह क्या स्टोर होगा कंप्यूटर में जब भी हम पाकिस्तान लिखते हैं। तो ये टेबल इसको ज़बानी याद करने की जरूरत नहीं है, पेपर में आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाए कोई सवाल इसके बारे में तो टेबल गिवन होगा। अपनी कैपिटल है तो उसकी देख लें कोड क्या है उसका, 80, ठीक है। तो 80 और 80 की बाइनरी क्या है, बाइनरी आप निकाल सकते हैं, आपको पता है। तो 1 0 1 0 0 0 0 ये स्टोर होगा असल में पी की जगह। ए स्मॉल है तो स्मॉल ए 97 की बाइनरी है। के स्मॉल है, के क्या होता है जनाब, यहाँ देख लें, के 107 की बाइनरी है, एंड सो ऑन। तो ये असल में जब हम पाकिस्तान लिखेंगे तो ये बाइनरी लिखा हुआ है ना इस तरफ, ये स्टोर होगा जाके, ये जो बाइनरी में लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला, ये स्टोर होगा पाकिस्तान की जगह कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर को तो 0 1 का पता है बस, उसके अलावा कुछ नहीं पता। और 8 बिट्स के ग्रुप में होती हैं तमाम चीज़ें, क्योंकि ये 127 करेक्टर्स हैं, तो 127 करेक्टर्स के लिए 8 बिट्स काफ़ी हैं। 2 पर अगर हम 7 कर लें, 2 पर 8 कर लें तो वो 256 बन जाएगा, और 256 है क्योंकि कम है तो 8 बिट्स काफ़ी हैं, ठीक है, बल्कि 7 बिट्स में हो जाएगा। अगर 128 आए तो फिर 8वीं बिट की ज़रूरत होगी, तो हम इसको 8 बिट में ईजिली कर सकते हैं, ये 1 बाइट में कर सकते हैं, इन सिंपल वर्ड्स 1 बाइट में।
ओके 8 बिट्स अगर इकट्ठी हो जाए तो उसको एक बाइट कह सकते हैं। ओके आज हमने अगले सेक्शन में पढ़ा है कि स्टोरेज डिवाइसेस कैसे काम करती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होती क्या हैं। लेट्स सी इफ इट इज गोइंग ऑल राइट, द रिकॉर्डिंग इट्स गोइंग ऑल राइट। स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। दो किस्म की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। एक वो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जिन पर डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता, जिनको हम मेमोरी कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड, रैम जिस तरह से है। और दूसरी स्टोरेज डिवाइसेस वो नहीं है जिन पर डाटा परमानेंटली स्टोर होता है, जिस तरह हार्ड डिस्क है। ठीक है, बड़ी सादा सी मिसाल है। ओके, तो कुछ ऐसी डिवाइसेस भी होती हैं जिन्हें हम ऑक्सिलरी डिवाइसेस या प्लग एंड प्ले डिवाइसेस कह सकते हैं, जो हम कभी कभी कंप्यूटर के साथ लगाते हैं, अपना डाटा उनमें से निकालते हैं या कॉपी करते हैं और उनको हटा देते हैं। जिस तरह से यूएसबी है, जिस तरह से डीवीडी है। डीवीडी और सीडी पहले बहुत इस्तेमाल होती थी, आजकल नहीं होती। और हम जैसे ही उनको लगाते हैं, हमारा जो आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें कोई ड्राइवर नहीं चाहिए होता, हम बस लगाते हैं और उनको यूज़ कर लेते हैं। तो जिस तरह से यूएसबी है, हार्ड डिस्क भी एक्सटर्नल होती हैं आजकल, या आप मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन जो इंटरनल कंप्यूटर की डिवाइसेस होती हैं, जैसे रैम है और जो कंप्यूटर की अपनी हार्ड डिस्क है। एक तो हार्ड डिस्क होती है जो बाहर से हम लगा के थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए ऑक्सिलरी डिवाइस या एज ए एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एक तो वो होती है, लेकिन इंटरनल हार्ड डिस्क है कंप्यूटर की, वो हमेशा ही लगी रहेगी उसमें। अगर हमने उसको निकालना है, लगाना है, या रैम को हटाना है, लगाना है, तो हम फिर कंप्यूटर को बंद करके लगाएंगे और फिर दोबारा उसको चलाएंगे, तो फिर वो रीस्टार्ट करेंगे तो वो फिर नजर आएगी हमें। ओके, लेकिन स्टोरेज और मेमोरी का बुनियादी फ़र्क यह है कि मेमोरी में डाटा सिर्फ उस वक्त आता है जब हम उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं, यानी जिस तरह से हमने इस फाइल को भी खोला हुआ है तो ये रैम के ऊपर है। बाकी तमाम फाइलें जो मैंने नहीं खोली वो हार्ड डिस्क के ऊपर मौजूद हैं और वो हमेशा वहाँ रहेंगी जब तक मैं खुद उनको डिलीट नहीं करता। ठीक है, आर्जी तौर पे डाटा मेमोरी में आता है और मुस्तकिल तौर पे रहता है स्टोरेज के ऊपर। स्टोरेज का मतलब हार्ड डिस्क है, मैं दोबारा बता दूं। रैम का साइज कम होता है और हार्ड डिस्क का साइज या स्टोरेज का साइज ज़्यादा होता है। मेमोरी की रफ्तार ज़्यादा होती है, डाटा जल्दी आप तक पहुँच जाता है, सीपीयू तक जल्दी पहुँच जाता है और सीपीयू से भी जल्दी पहुँच जाता है रैम में। और हार्ड डिस्क तक डाटा की जो रसाई है, जो स्पीड है, वो कम होती है। मेमोरी को प्राइमरी स्टोरेज भी कह सकते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज कह सकते हैं हार्ड डिस्क को। और भी फ़र्क इनमें हो सकते हैं, इतने आपको अगर समझ आ गए तो काफ़ी। ओके, इस सेक्शन का जो आखिरी टॉपिक है वो है यूनिट्स, मेमोरी के यूनिट्स। अभी कुछ यूनिट्स लिखे हैं मेमोरी के, हम जरा इनको देखते हैं। देयर आर लॉट ऑफ यूनिट्स। सबसे छोटा यूनिट जो मेमोरी का है ना, वो एक बिट है, क्योंकि हमें पता है कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी को जानता है। तो कंप्यूटर में एक बिट सिर्फ सारा डाटा जो है वो बिट्स की शक्ल में होगा, 0 या 1 की शक्ल में। तो एक जो बॉक्स होता है रैम के ऊपर, यानी एक जो डब्बा है हार्ड डिस्क पे या रैम पे, उसमें या 0 आएगा या फिर 1 आएगा, यानी इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। 0 या 1, बस ये ही आ सकता है उसके ऊपर, 0 या 1। एक डब्बे को जो मेमोरी का होता है उसको एक बिट कहा जाता है, जिसमें 0 या 1 आ सकता है। अब उसमें 0 लिख लें या 1 लिख लें, ठीक है, तो उसको एक बिट कहते हैं। अगर इस तरह के 8 डब्बे हो जाएं इकट्ठे, जिनमें से हर एक में 0 या 1 कुछ एक लिखा हो, ठीक है, हर डब्बे में ज़ाहिर है कुछ ना कुछ लिखा होगा। अगर इस तरह के 8 बॉक्सेस को हम इकट्ठा कर दें, ठीक है, तो उसको हम कह देंगे एक बाइट, यानी इनमें से हर एक में 0 या 1 कुछ ना कुछ लिखा होगा। अब ये 8 बॉक्सेस को अगर हम इकट्ठा कर दें, ये बन गई है जनाब एक बाइट, ठीक है, ये बन गई है एक बाइट, ये एक बाइट है। इसी तरह से अगर इस तरह के 1024 बाइट्स को हम इकट्ठा कर दें, यानी 8-8 के 1024 डब्बे बना लें, तो वो बन जाएगा 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 1024, मैं इसको 2 की पावर में बता देता हूं, अगर 2 की पावर 10 इतनी बाइट्स हो जाएं, 2 की पावर 10, ठीक है, इसको हम कह देंगे 1 किलोबाइट। वैसे किलो होता है 1000, लेकिन ये हम इसको क्योंकि उसके करीब है तो हम इसको 1 किलोबाइट कह देते हैं। वैसे ये असल लफ्ज़ इसके लिए नहीं है, जनरली हम यूज़ कर लेते हैं। असल में 1000 के लिए किलो होता है, एग्जैक्टली 1000 के लिए,
ठीक है, 1000 अगर पूरा लिखा हो ना, उसको हम 1 किलो कहते हैं। जिस तरह 1000 ग्राम है तो उसको 1 किलो ग्राम कह देते हैं। लेकिन ये तो 1024 है। 2 की पावर 10 अगर निकालें ना, 2 को 2 से 10 दफ़ा ज़रब दें तो 1024 निकलता है। उसको हम किलो बाइट फॉर सिंप्लिसिटी कह तो देते हैं, लेकिन ये असल में 1 KB बाइट होता है, KIB KB बाइट, ठीक है। लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी आमतौर पे लोग इसको किलो बाइट बोल देते हैं। इसी तरह से 2 की पावर 20 जो होता है, 2 की पावर 20 अगर ले लें हम, यानी 2 को 2 से 20 दफ़ा ज़रब दे दें तो इसको हम कह देते हैं 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट। अब ये बिलियंस ऑफ बाइट्स होंगी, बिलियंस ऑफ बाइट्स, ठीक है, बिलियंस, यानी ये अरबों में होंगी ये बाइट्स, ठीक है, 1 मेगाबाइट। इसी तरह से अगर 2 की पावर 30 बाइट्स इकट्ठी हो जाए, 2 की पावर 30 का मतलब 2 को 2 से 30 दफ़ा ज़रब देनी है, तो इसको हम कह देते हैं 1 GB। और ये ट्रिलियंस ऑफ बाइट्स होती हैं, ट्रिलियंस ऑफ बाइट्स मतलब खरबों होती हैं उर्दू में, अगर बात करें सिंप्लिसिटी इसके बारे में, सिंपली अगर हम बात करें तो, ठीक है, इसको 1 GB कहा जाता है। इसी तरह से अगर 2 की पावर 40 हो जाए, इतनी बाइट्स अगर हमारे पास इकट्ठी हो जाए 2 की पावर 40, तो इसको हम कह देते हैं 1 टेराबाइट। और ये ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस बाइट्स बन जाएंगी, 1 TB। 1 TB तो 1 GB अगर आपके पास रैम है ना, तो 1 GB रैम में या 1 GB हार्ड डिस्क में अरबों बाइट्स होती हैं, खरबों बाइट्स बल्कि, ठीक है। और अगर TB है तो उसमें ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस बाइट्स होंगी, बहुत ज़्यादा डाटा होता है ये 2 की पावर 40। और 2 की पावर 50 अगर लें तो वो होता है जनाब 1 पीटाबाइट। अभी तक पीटाबाइट मेमोरी आमतौर पे आई नहीं है, इतनी हार्ड डिस्क इस साइज़ की नहीं है, टेराबाइट्स में आई नहीं है, 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, 5 टेराबाइट तक। लेकिन 2 की पावर 50 होता है 1 पीटाबाइट, ठीक है, पीटाबाइट। ये बहुत ज़्यादा डाटा है, हम इसको आमतौर पे किसी कैलकुलेटर पे या कंप्यूटर पे शायद कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा मेमोरी है। तो ये कुछ सादा से यूनिट्स हैं मेमोरी के, इसको नापने के। इतनी मेमोरी आमतौर पे इसके करीब करीब हम पहुंच चुके हैं पीटाबाइट के। हो सकता है कुछ अरसे में पीटाबाइट वाली हार्ड डिस्क आपको नज़र आए। ओके, अब इसके बारे में एक छोटी सी कहानी है, आखिर में हम सुनते हैं, जो डिस्क्राइब करती है 2 की पावर को असल में। तो हम ज़रा ना मैं यहाँ कुछ ड्रॉ करता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, सो बट डोंट वरी अबाउट इट। चेस गेम के बारे में आपने सुना होगा, ये कहानी मैं क्लास में भी सुना चुका हूँ। चेस गेम, जिसको उर्दू में शतरंज कहा जाता है, चेस गेम अगर आपने देखी है ना, तो उसमें 8 रोज होती हैं। होते हैं, 8 ही रोज होती हैं, ठीक है। ये ज़रा लाइन सीधी नहीं लगी, लेकिन 8 रोज होंगी। ये 1 2 3 4 5 6, तो नीचे 2 और होंगी, ठीक है, और भी होंगी 2, तो ये टोटल 8 होती हैं। अच्छा, तो चेस गेम एक बादशाह ने बनवाई थी, पुराने ज़माने के बादशाह होते थे, और वो किंग जो थे उन्होंने एक साइंटिस्ट से कहा जी मुझे गेम बना के ला के दें। बनवाई क्यों थी? पिछले ज़माने में जंगें बहुत होती थी, तो लोगों को ना अपने दिमाग तेज रखने पड़ते थे। आजकल भी लोग दिमाग तेज रखने के लिए गेम्स खेलते हैं, खेलनी चाहिए गेम्स, दिमाग तेज रहता है, आपका एक्टिव रहता है, क्रिएटिव रहता है, अच्छी बात है ये। तो वो बादशाह जो थे उन्होंने जनाब अपने दिमाग को स्ट्रांग रखना था, तेज रखना था, तो उन्होंने कहा जी मुझे एक गेम बना के दें जिसमें मैं मुख्तलिफ़ किस्म की चालें चलूँ, और ताकि मैं क्रिएटिव रहूँ, एक्टिव रहूँ दिमागी तौर पे, मैंने जंगें लड़नी है। तो वो साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये गेम उनको बना के दी, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल इसमें चालें हैं, काफ़ी टफ है ये, और इसमें जो करेक्टर्स हैं वो भी ऐसे ही हैं जिस तरह बादशाहों के इर्द गिर्द लोग होते हैं, वज़ीर और चेला और किंग और हॉर्स और रानी और क्वीन, इस तरह के करेक्टर्स होते हैं इसमें, और ये काफ़ी मुश्किल गेम है। खैर जो बना के आया था इसमें टोटल 64 डब्बे हैं, यानी 8, एक रो में 8 है, तो 8 से 8 64,
डब्बे हैं। तो बादशाह ने कहा जी मुझे बहुत पसंद है ये गेम, तो आप जो है ना मुझे कुछ मौका दें, मैं आपकी खिदमत करूं। उसने कहा जी नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा जी नहीं आप कुछ तो मांगे ना, बादशाह के दरबार से खाली हाथ तो नहीं आप जा सकते। तो उसने कहा अच्छा यार मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, आप मुझे ना कुछ चावल थोड़े से दे दें। जी कितने चावल चाहिए आपको? उन्होंने कहा यार ये जो 64 डब्बे हैं ना, बस इनमें कुछ चावल आपने रखने हैं, ठीक है। तो बादशाह ने कहा कोई मसला नहीं है, आप बताएं कितने चाहिए, आप वैसे बता दें मुझे कितने मन चाहिए आपको, हम दे देते हैं। उन्होंने कहा नहीं आप पहले डब्बे में 1 चावल रखें, दूसरे डब्बे में 2 चावल रखें, और हर डब्बे में हम उसका डबल करते जाएं, 4, 8, ठीक है, 16। उसने बस ये कहा कि इसको डबल करते जाएं, फिर 32, फिर उसके आगे वाले में 64, और इसके आगे वाले में 128, यानी इनको डबल करते जाएं सिर्फ, उसने ये कहा। फिर इसके आगे वाले में 256 हो जाएंगे, फिर 512 हो जाएंगे, फिर 1024 हो जाएंगे, हम उसको 1000 ले लेते हैं सिंपल 1000, और फिर इसके आगे वाले में 2000, फिर 4000, फिर 8000, फिर 16000, फिर 32000, ठीक है। तो बादशाह ने कहा यार ये तो थोड़े से चावल बनेंगे, आप ऐसे करें कि इनको ना एक पूरा वो दे दें, गोदाम में जितने चावल पड़े हैं उनके घर पहुंचा दें आप, जितनी इनको ज़रूरत है। उनका नहीं मुझे जितना मैंने कहा उतनी ही चाहिए, मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। तो ये जिद थी उनकी। अब जनाब उनकी जिद को माना गया, तो बादशाह ने उनको कहा दिया कि आप जनाब चावल गिने और उनको चावल दें। तो लोगों ने गिनना शुरू किया, पहले लोगों में पहुंचे तो 128 तक वो पहुंचे थे। हर बॉक्स के चावल ना अलग अलग उसको चाहिए थे, यानी एक होगा ये अलग, 2 अलग, 4 अलग, 8 अलग, हर डब्बे में जो चावल थे वो अलग चाहिए थे। तो एक वो खत्म हो गया, 128 बन रहे हैं, तो ये कितने चावल बनेंगे, इसने पानी बनाया हुआ, हमें थोड़े से चावल बनने हैं। तो वो दूसरी डोर तक पहुंचे ना, यहाँ तक 1000 बन रहे थे, 2000, 4000, 8000, 16000, 32000, फिर भी उनको खास ख्याल नहीं आया। तीसरी डोर में देखें तो 64,000, 1,28,000, हम इसको अभी 1 लाख ले लेते हैं, 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 16 लाख, 32 लाख, 64 लाख, ठीक है। तीसरी डोर तक 64 लाख चावल बन गए। फिर 64 का डबल करें तो 1,28,00,000, हम इसको 1 करोड़ ले लेते हैं सिंपल समझने के लिए। 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 8 करोड़, 16 करोड़, 32 करोड़, 64 करोड़ और 1 अरब 28 करोड़, यहां तक चौथी रो में 1 अरब, ठीक है, 1 बिलियन चावल से ज्यादा बन गया। यहां जब वो पहुंचे ना, उनको समझ आई कि ये तो हमारे साथ ट्रैप हुआ है, ये तो बादशाह के साथ बहुत बड़ा मजाक किया इस बंदे ने, बहुत बड़ा जुल्म किया। उनके चावल खत्म हो गए, 7 रास्ते और थे उनके अंदर, उनके भी चावल खत्म हो गए चौथी रो में, और अभी आगे पड़े हैं, और आगे वाले हर डब्बे में डबल होने, यानी 1 बिलियन है तो आगे वाले में 2 बिलियन होने 2 बिलियन, फिर 4 बिलियन, फिर 8 बिलियन, 8 अरब, 16 अरब, 32 अरब, फिर आगे 1 खरब, यहाँ आके 1 खरब चावल बन रहे थे, और अभी बहुत पड़ा है नीचे, यानी यहाँ तक ना तकरीबन 1 GB के बराबर बन रहे थे, 1 गीगाबाइट के बराबर चावल बन रहे थे। तो अंदाजा लगाया 1 गीगाबाइट में कितने बॉक्सेज, कितने बिलियन जो है वो बाइट्स होती हैं। तो बादशाह को गुस्सा आया, उसने मुझे फंसा दिया, मेरी बेइज्जती हुई, उसने कत्ल करवा दिया उस साइंटिस्ट को। खैर, लेकिन इससे समझ आया कि 2 की पावर कितनी रैपिडली चेंज होती है। ये 64 डब्बों का मतलब ये है कि 2 की पावर 64, अगर ये इसको कैलकुलेट करें इस नंबर को, 2 की पावर 64, 2 की पावर 64, 2⁻64, इसको कैलकुलेट करें, इतने चावल उसने मांगे थे। और हमने भी ऊपर देखा है कि 2 की पावर 50 एक पीटाबाइट है, और उसमें ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस बाइट्स हैं, यानी इतने बॉक्सेज हैं इसमें, ठीक है। तो जीबी में 2 की पावर 30 है, जिसमें बिलियंस है, और जिसमें ट्रिलियन से भी ज्यादा है वो 2 की पावर 40 है। 2 की पावर 64 क्या होगा, ये तो बनने के काबिल नहीं है नंबर। तो बादशाह फंस गया था उसके जाल में, खैर, लेकिन उसने कत्ल करा दिया, क्योंकि बादशाह पहले ज़माने के ऐसे ही होते थे। तो खैर वो बेचारा मर गया, लेकिन वो गेम हमारे लिए छोड़ दिया है, और हमारे लिए एक सबक भी छोड़ दिया कि 2 की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, सोच समझ के जवाब देना है। सो इस कहानी के साथ हम इस सेक्शन को खत्म कर रहे हैं। अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे बूलियन अलजेब्रा को, ये भी बहुत मजे का टॉपिक है। सो अगले वीडियो में मिलते हैं जनाब, थैंक यू वेरी मच।